अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम्पल 9.8 कर रहे होंगे हमारी बुक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय चार्ल्स के अलेक्जेंडर से। हमने लास्ट वीडियो के अंदर फेजर के रिलेशनशिप देखे थे, कैपेसिटर के ऊपर, इंडक्टर के ऊपर और रेजिस्टर के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग वही तीन फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमें वोल्टेज गिवन है V = 12 cos 60t + 45 डिग्री इज अप्लाइड टू अ 0.1 हेनरी इंडक्टर। फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर। अब देखें हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंडक्टर के लिए V = j⍵Li। आपको ओम्स लॉ याद है, वो कुछ ऐसा होता था, V = IR। मतलब ये R की जगह पर आई है ये चीज। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो करंट के रास्ते की रुकावट है ना, इन्होंने उसको j⍵L से रिप्रेजेंट करा है। मतलब कि एक इंडक्टर है और वहां से कोई करंट गुजर रहा था, फेजर करंट। ठीक है, और वो जो रुकावट है ना, रेजिस्टेंस क्या होती थी, रुकावट। अब इंडक्टर ने भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्ट किया होगा ना साइनोसॉइडल करंट को, तो वो जो करंट है उसकी रुकावट कौन है, j⍵L। सही है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V/j⍵L। मगर ये जो V है ये फेजर वोल्टेज है और उन्होंने हमें जो वोल्टेज दिया है वो टाइम डोमेन में दिया है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, टाइम डोमेन वाले वोल्टेज को फेजर में लिखेंगे। तो इसको फेजर में किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल 12 आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारे पास Vm होता है और ये हमारे पास फाई होता है। ठीक है, तो Vm एंगल फाई ये हमारे पास फेजर वोल्टेज की फॉर्म होती है। डिवाइड बाय J। ओमेगा क्या होता है, ये जो T के साथ लिखी हुई होती है वैल्यू, ये ओमेगा होता है J60 और यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, 0.1। अब देखिए इसको आपने डिवाइड करना है। अब क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन बहुत दफा देख ली है, या फिर अगर नहीं देखी है तो इसको आप सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियो जल्द से जल्द बना लूँ कैलकुलेटर वाली। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा करंट का वो कुछ ऐसे आएगा, 2 एंगल -45 डिग्री एम्पियर। मगर आपसे फेजर में थोड़ी वोल्टेज गिवन था, तो आप करंट को फेजर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उन्होंने जैसे मुझे वोल्टेज दिया था मैं करंट को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करूंगी। तो मैं यहाँ पे I लिख दूंगी, 2 मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज कॉज में था तो करंट भी कॉज में आएगा, 60t - 45 डिग्री एम्पियर। यह हमारे पास करंट का आंसर आ गया। बहुत ही आसान एग्जाम्पल थी, मगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें देखना है। तो अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए अब हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.8 मौजूद है और यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया गया है 25 sin 100t - 15 डिग्री इज अप्लाइड टू अ 50 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। ये हमें कैपेसिटेंस दी हुई है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट द करंट थ्रू द कैपेसिटर। आपको जो फॉर्मूला गिवन है ना कैपेसिटर का, जो आपने रिलेशनशिप पढ़ा है वोल्टेज और करंट का, वो कुछ इस तरीके से। सही है, अगर आपको करंट निकालना होगा तो आप सिंपल क्या करोगे, j⍵C को आप V से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे J ही होता है, ओमेगा कितना है भाई, 100 है। कैसे पता चला, यहाँ पे T के साथ 100 लिखा हुआ है। सही है, और C की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 50 माइक्रोफेराड। माइक्रो का मतलब एक्सपोनेंट -6। अब यहाँ पर ना एक चीज है समझने वाली, वो ये कि ये जो V है ये फेजर में है और आपको सवाल में जो गिवन है वो टाइम डोमेन है। तो मैं इसको फेजर डोमेन में कैसे लिखूंगी, मैं इसको यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी, इसका मैग्नीट्यूड और इसका फेज एंगल। तो इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखेंगे 25 और फेज एंगल के नहीं -15 -90। क्यों, क्योंकि ये साइन में गिवन था। तो मैं जब इसकी फेजर फॉर्म में लाती हूँ तो मैं इसको कॉज में कन्वर्ट करती हूँ, जिसके लिए हमें -90 करना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा -15 - 90 हो गया -105। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आई का आंसर आएगा 0.125 एंगल -15। मगर एक बात बताएं, क्या आपको फेजर में आंसर चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, आपको चाहिए था टाइम डोमेन में। तो आप इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करोगे, आपके पास हो जाएगा 0.125 cos ⍵t। ओमेगा टी की जगह आप 100 लिख दो इधर, क्योंकि 100 है ओमेगा। तो ये हो जाएगा 100t - 15 डिग्री। अब एक बात बताएं, क्या उन्होंने आपको कॉस में दिया हुआ था अपना जो वोल्टेज है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसको साइन में कन्वर्ट करोगे। जब आप इसको साइन में लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा साइन 100t - 15
में प्लस 90 करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप कॉस से साइन से कॉस जाते हो तो माइनस 90 करते हो, कॉस से साइन जाओगे तो प्लस 90 करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 75। ये आपका एक्चुअल आंसर है। अब यहाँ पर ना एक चीज समझने वाली है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा। देखिए हमें समझने वाली चीज ये है कि हमने एक तरीके की एग्जाम्पल पढ़ी थी, एग्जाम्पल 9.4, सही है, और एक हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल 9.4 में या उस तरीके के जैसे भी क्वेश्चन थे उसमें जब आपको साइन गिवन होता था टाइम के फंक्शन में तो आप उसको कॉज में बदलोगे, फिर आप उसको फेजर में लेकर जाओगे, क्योंकि वहां पे हमें अपना आंसर रिप्रेजेंट करना होता था फेजर में, सही है। और अगर फेजर इस तरीके से लिखा हुआ है तो मतलब कि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉस के फंक्शन का एंगल है। मगर इस तरीके के सवालों में ये जो सर्किट्स हैं इसमें आपको अपना आंसर फेजर में रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसमें आपको अपना आंसर उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिसमें आपको दिया गया है। तो आपको वापस से फेजर से कॉज में, जो कॉज में आया है आपका फेजर, उससे वापस साइन जाना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पे माइनस 90 कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे प्लस 90 कर रहे हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्ट ना इसको आप बदलते ही नहीं, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते 25 एंगल माइनस 15। अब मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि साइन को आप कॉज में चेंज करें और फिर उसका फेजर लिख के, क्योंकि अगर एग्जाम्पल 9.4 आ गई और आपने समझा कि आपको चेंज नहीं करना है तो फिर तो वो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, अभी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं करना है। बस इसके लिए इतना याद रखें कि जब भी आपको फेजर में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना होता है ना और आपको सवाल में साइन दिया हुआ है तो आपको लाजमी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मगर जब आपको फेजर में रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको अपना आंसर उसी फॉर्म में चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए, तो आपको वापस से आखिर में प्लस 90 ऐड करना पड़ेगा। तो आप वहां पे कन्वर्जन करो या नहीं करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कन्वर्जन करना कन्वेंशन है। कन्वेंशन कोई भी ऐसी चीज होती है, ये देखिए अगर आई एम एंगल फाई लिखा हुआ है ना तो ये कन्वेंशन है कि ये जो फाई है ना ये कॉस का फाई है, सही है। कन्वेंशन का मतलब ऐसी चीज होती है जो पूरे उस प्रोफेशन में फॉलो की जाती है, सही। जैसे कि करंट की डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था डीसी में, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप इसको साइन में करते हैं या फिर कॉज में करते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको कन्वर्जन करनी है लाजमन, ठीक है, और कहाँ पर आप बिना करे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आगे का काम होगा हम उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।